हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूं और कुछ ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप लोग दंग रहने वाले हैं। और आज तारीख है 1 अक्टूबर 2024। आज मेरा बर्थडे है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पिछले साल के पहला बर्थडे मैंने आप लोगों के साथ मनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज दूसरा साल आपके साथ मैं बिता रहा हूं। आप लोगों की विशेष मुझे चाहिए। आप इस चैनल को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेरे बर्थडे के दिन आप लोग इस वीडियो को कितना शेयर, लाइक, कितनी इस वीडियो को पसंद करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सेकंड बर्थडे फिर आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं और आप चाहोगे तो मैं पता नहीं आगे के कितने बर्थडेज आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करता रहूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की स्टोरी के ऊपर आते हैं। जो आज की स्टोरी है सच में आप लोगों को हिलाकर रख देगी, अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच में लोग ऐसी ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। 28 अप्रैल 2003, जसवंतपुरा, जिला अजमेर, राजस्थान। शाम के 5:15 पर सेवर पुलिस स्टेशन में एक अनजान आदमी का कॉल आता है जिसमें एक बंदा बहुत ही घबराए हुए टोन में बोलता है कि बनास नदी के किनारे सूखे हुए तल पर एक कटा हुआ सर मिला है। वहां का एसएचओ उस बंदे से उसका नाम पूछने ही वाले थे कि इतने में उसने फोन कट कर दिया, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले घटनास्थल पर पहुंचे। बनास नदी बिल्कुल सूखी हुई थी और उसके किनारे पर पिलर नंबर 11 पर एक कटा हुआ सर पड़ा था। उस सर को जब करीब से जाकर देखा गया तो उन्हें पता चला कि उस सिर को बुरे तरीके से जलाया गया था ताकि उसकी पहचान को छुपाया जा सके। ये पता न चले कि वो शख्स आखिरकार था कौन। घटनास्थल पर जब पूरा गांव पहुंचा तब सबकी सांसें सूख चुकी थी और उनकी आंखों में डर का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। वहां के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि नदी के सूखे हुए तल पर पिलर नंबर 11 पर एक कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। साथ ही एक जूत की बोरी और प्लास्टिक का थैला भी मिला जिस पर गाढ़ा रक्त लगा हुआ था। लेकिन सवाल ये था कि उस कटे हुए सर का धड़ कहां पर है। फिर क्या था, पुलिस टीम उस पूरी बॉडी की तलाश में चारों ओर फैल चुके थे। वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर पुलिस को खून से लथपथ एक फुल स्लीव शर्ट, एक तकिए का कवर, एक प्लास्टिक टेबल कवर और 2 प्लास्टिक के गद्दे मिले। यहीं पर ही सब कुछ ये सब चल रहा था। तभी पुलिस के इंचार्ज ने वायरलेस रेडियो पर एक खबर सुनी कि बजरंग नाई नाम के एक बंदे के कुएं में एक गठरी तैर रही है जिसमें से अजीबोगरीब सी गंध आ रही है। जिसके बाद पुलिस वाले गांव वालों की मदद से एक रस्सी बांधकर उस लोहे के हुक के साथ उस गठरी को बाहर निकालते हैं। गठरी को बाहर निकालते ही जो चीज उन्होंने देखी और जो गांव वालों ने देखी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं हुआ। जब उसे खोल कर देखा गया तो उसमें 2 बेडशीट आपस में बंधी हुई थी और जब उन बेडशीट्स को खोला गया तो उसमें से एक व्यक्ति का नंगा शव मिला। वो शव जगह जगह से बुरी तरह से जला और कटा हुआ था, लेकिन उसका सर गायब था। यही नहीं, उस शव में से उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और बहुत ही तेज और गंदी बदबू आ रही थी। ये माहौल देखने के बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और लोग उल्टियां करने लगे। जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो ये पता चला वहां कटा हुआ सर और धड़ एक ही बंदे का था, ना ही कोई अलग अलग व्यक्ति का था। अब आप लोग ये देखिए कि पुलिस वालों को भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो धड़ और सर किसका था। तो आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन जो उस बॉडी के पास से सबूत मिले थे वो उन्होंने एविडेंस रूम में जमा करवा दिए। वो बॉडी किसकी थी पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन किसी ने आसपास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज भी नहीं करवाई थी। घटना के 4 दिन बाद यानी कि 3 मई 2003 को पुलिस ने लोकल अखबार वालों को बुलाया और उन्हें इंफॉर्मेशन दी। पुलिस ने एक और चीज अखबार वालों को बताई। जो जला और कटा हुआ सर उन्हें मिला था
था उसकी लेफ्ट आई के नीचे एक स्टील की तार लगी हुई थी, जिससे यह पता चलता है कि उसकी कोई सर्जरी हुई थी। इस बात को ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल मत भूलना कि ये स्टील की तार जो लेफ्ट आई के नीचे थी ये इस कहानी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यकीन मानिए उसे सुनकर आप लोगों को बेचैनी सी होने लगेगी और पसीना तक छूटने लगेगा। दरअसल जसवंतपुरा से 120 किलोमीटर दूर एशिया के सबसे बड़ी मार्बल मार्केट है किशनगढ़। किशनगढ़ में ही रहता था एक शख्स जिसका नाम था भवानी शंकर शर्मा, जो कि मार्बल व्यापारी था। वो काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा था। उसकी जगह उसकी बीवी निधि शर्मा ही गोडाउन में आ रही थी। ये जो स्क्रीन पर अभी आप फोटो देख रहे हैं ये है भवानी शर्मा और उनकी बीवी निधि शर्मा। इस फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा कि भवानी और उसकी बीवी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी अभी अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। भवानी अपनी बीवी के साथ किशनगढ़ में अपने माँ बाप से अलग रहा करता था। भवानी और उसकी बीवी अक्सर इस बात में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे कि अपने माँ बाप से इतना लगाव भवानी सिंह क्यों रखता है, और जब भी वो अपने माँ बाप को मिलने जाया करता तो उनमें इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा जरूर होता था। वो उसे रोकती थी कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ क्यों नहीं देते, महीने में एक आधी बार मिल लिया करो, क्या जाता है, लेकिन हर बार तुम्हारी यही कहानी है। इस बात के चलते घर में हमेशा छोटा मोटा कलेश का माहौल बना ही रहा करता था। भवानी एक तरफ से जिंदगी जी नहीं बल्कि जिंदगी काट रहा था और इसी वजह से उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती थी। वो अब बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। वो एक दूसरे से खूब प्यार किया करते थे। 25 अप्रैल 2003 ये वो तारीख थी जब भवानी शर्मा आखिरी बार अपने माँ बाप से मिलने के लिए गया था और घर वापस पहुंचकर उसने अपने पिता को कॉल भी किया कि हाँ मैं घर पहुंच चुका हूं। लेकिन इस कॉल के बाद कभी भी भवानी ने अपने माँ बाप को कॉल नहीं किया और ना ही कोई फोन उसका वहां कोई आना जाना हुआ। उसके पिता दुर्गा प्रसाद और माता भवरी देवी इसी बात को लेकर काफी टेंशन में थे कि हमारा बेटा हमें कॉल क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतने दिनों तक बातचीत ना हुई हो। पूछताछ करने पर भवानी शंकर के माता को यह भी पता चला कि उसका बेटा काफी दिनों से दुकान में या काम में या फिर ऑफिस में नहीं जा रहा, उसकी जगह उसकी बीवी निधि ही आ जा रही है। तो दुर्गा प्रसाद अपनी बहू को कॉल लगाकर पूछते हैं कि भवानी कहां पर है, उसका कॉल क्यों नहीं आ रहा और वो अब ऑफिस भी नहीं जा रहा। लेकिन निधि पलटकर अपने सास ससुर को जवाब देती है कि अगर आपको ज्यादा ही टेंशन हो रही है तो आप खुद आ जाइए, गोडाउन संभालिए, लेकिन घर पर मत आइएगा, मैं आपकी सेवा करने के लिए नहीं बैठी हुई। दुर्गा प्रसाद को अपनी बहू से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, तो वो अपने जानकार और रिश्तेदारों से भवानी का पता लगाने को कहने लगे। सभी ने काफी कोशिश की, लेकिन किसी को भी भवानी प्रसाद के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और निधि शर्मा, जिससे शायद ये पता हो सकता था कि वो कहां पर है, उसने चुप्पी साध कर रखी हुई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो उसे ढूंढ नहीं रही थी, वो उसे ढूंढ भी रही थी, पर वो अपने ससुराल वालों से मदद नहीं मांगना चाहती थी। 4 मई 2003 को दुर्गा प्रसाद के घर पर एक अखबार वाला अखबार फेंकता है और वो उसे पढ़ने से पहले चाय मंगवाते हैं, क्योंकि उन्हें अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय की चुस्की लेने में मजा आया करता था। दुर्गा प्रसाद की बीवी उन्हें चाय लाकर देती है। उन्होंने चाय की चुस्की ली और अखबार को खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने अखबार के फ्रंट पेज को पढ़ा तो वो चाय उनके हाथ से नीचे गिर गई। दुर्गा प्रसाद जी के हाथ पांव एकदम सुन्न पड़ चुके थे और वो दिल को पकड़कर एकदम खड़े हुए और कुर्सी से गिर गए और उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी भी हो रही थी। उन्होंने अखबार में आखिरकार ऐसा क्या पढ़ लिया था जिसे पढ़कर ये सब कुछ हो गया था। अब मैं आप लोगों को वो फ्रंट पेज पढ़कर सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज की ताजा खबर, सेवर पुलिस को एक जला हुआ और कटा हुआ सर मिला जिसके लेफ्ट आंख के नीचे लोहे की तार लगी हुई थी और मृतक की दाहिनी कलाई पर एक मौली का धागा भी बंधा हुआ था। जैसे ही भवर प्रसाद ने ये खबर पढ़ी तो उन्हें ये आभास होने लगा कि हो ना हो उनके बेटे के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। शायद ये बॉडी उनके बेटे की ही है, क्योंकि उनके बेटे भवानी शंकर के भी लेफ्ट आंख के नीचे इसी तरह का स्टील का वायर लगा हुआ था। दरअसल भवानी शंकर का अपनी जवानी में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल
में एक सर्जरी के बाद ये तार उसे लगाई गई थी। ये न्यूज पढ़ने के बाद दुर्गा प्रसाद ने अपने तीनों बेटों और दामाद, अपनी बहू निधि शर्मा को भी फोन लगाया और उस खबर की जानकारी उन्हें बताई। सभी दुर्गा प्रसाद के घर पहुंचे ताकि वो पुलिस स्टेशन जा सके। अब सबके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। सबसे पहले दुर्गा प्रसाद अपनी बहू निधि शर्मा के घर पर पहुंचे। निधि ने उनके साथ जाने से पहले घर के हर एक कमरे को ताला लगाया और चाबियां साथ ले ली। जब पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंची, दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा भवानी शर्मा पिछले 8 दिनों से लापता है। दुर्गा प्रसाद ने पुलिस वालों को अखबार में छपे उस न्यूज और स्टील वाली तार के बारे में बताया और उस लाश को देखने की मांग की। तो पुलिस ने दुर्गा प्रसाद से कहा कि देखिए, लाश तो पूरी तरह से गल चुकी थी, जिसके चलते हमने उस लाश का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करवा दिया है। अब पिता दुर्गा प्रसाद बहुत ही टेंशन में आ चुके थे कि वो कैसे पहचानेंगे कि वो बॉडी उनके बेटे की ही थी। सभी रिश्तेदारों के गले सूख चुके थे। वो सभी बस यही सुनना चाहते थे कि वो बॉडी इनके प्यारे भवानी की ना हो। उधर भवानी की बीवी बिल्कुल रिलैक्स पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई थी। उसके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। वो बस सब कुछ सबको इधर उधर गहरी नजरों से देखे जा रही थी। उसने सोचा कहां गया होगा, वो नहीं मर सकता, आ जाएगा। तभी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज सुरेंद्र पवारी बोलते हैं कि देखिए, हमने उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया है, लेकिन जो उस बॉडी के पास से सबूत मिले थे वो हमारे पास अभी भी मौजूद हैं। अगर आप चाहते हो तो हम आपको दिखा सकते हैं। जिसके बाद कुछ ऑफिसर्स एविडेंस रूम में गए और वहां से एविडेंस लेकर आए और फैमिली वालों के सामने रख दिए। वो रक्त के धब्बों वाली फुल स्लीव शर्ट, जूट बैग, प्लास्टिक के थैले और वो स्टील की तार। अब जैसे ही वो सबको दिखाई गई, जो निधि शर्मा एकदम गहरी नजरों से सबको देख रही थी, उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद सच में उसका पति हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका है। उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे थे। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वो जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी और उसने चिल्लाते हुए कहा, ये शर्ट ये तो मेरे पति की है और ये बैग्स भी उन्हीं के हैं। ये जो उस दिन घर से निकले थे, घर से निकलते हुए ये बैग और ये शर्ट ही वो लोग लेकर निकले थे। तभी एसएचओ सुरेंद्र सिंह फैमिली वालों को वो गौर से देखने लगे। उन्हें अब पूरी फैमिली पर शक जा रहा था। उन्हें शक तो हुआ, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उधर दुर्गा प्रसाद ने भी कहा कि हाँ, शायद ये मेरे बेटे की शर्ट हो सकती है। पुलिस ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि ये भवानी की ही शर्ट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये शर्ट ना भी हो। सिर्फ कहने से ये बैग और शर्ट भवानी का ही है उसका नहीं हो जाता। इससे साबित नहीं होता कि जो लाश उन्होंने जलाई है वो भवानी की ही है। लेकिन पुलिस मानने को ये तैयार ही नहीं थी कि वेरीफाई करने के लिए दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को डॉक्टर साहब का नंबर दिया। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, इन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर ने उस घटना के बारे में वेरीफाई किया कि हाँ, ऐसा हुआ है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि इस तरह की स्टील के तार लगाने के लिए वो पूरे देश में एकमात्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और उन्होंने ये भी बताया कि पूरे राजस्थान में अब तक उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को ही इस तरह की सर्जरी की है। पुलिस को ठोस सबूत चाहिए था। जिसके बाद भवानी के पिता दुर्गा प्रसाद ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक सबूत है। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि जो स्टील की तार आपको मिली है, उनके बेटे के चेहरे पर भी उसी जगह पर तार लगी थी जो कि 11 साल पहले उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। उसका जबड़ा यानी कि गाल की हड्डी टूट चुकी थी, तो इस हड्डी को वापस से माथे की हड्डी से जोड़ने के लिए वो अपने बेटे को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में लेकर गए थे और डॉक्टर शिव शंकर श्याम ने ऑपरेशन के जरिए उस स्टील के तार से उन दोनों हड्डियों को जोड़ा था। डॉक्टर ने उन 3 पेशेंट्स की जानकारी भी शेयर की। अब पुलिस वालों के लिए ये बहुत आसान हो चुका था। पुलिस ने सभी पेशेंट से बात की, लेकिन भवानी शंकर को छोड़कर बाकी सब जिंदा थे और फिर ये साफ हो गया कि ये लाश जो पुलिस वालों ने जलाई थी वो भवानी शंकर की ही थी। लेकिन अब पुलिस वालों को यह पता लगाना था कि भवानी शंकर को आखिरकार कौन मार सकता है और क्यों। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पुलिस का पहला शक गया भवानी की बीवी निधि शर्मा के ऊपर। लेकिन पुलिस को यह भी लग रहा था कि वो इतने ऊंचे लंबे कद का और उसकी बीवी निधि बिल्कुल छोटे कद की थी, तो वो उसे कैसे काबू में कर सकती है, कैसे चोट पहुंचा सकती है। और पुलिस को यह भी लगा कि निधि शर्मा अपने पति को इतने बेरहमी से काट ही नहीं सकती, क्योंकि उनके 2 छोटे
बच्चे भी हैं। पुलिस ने फिर सारे परिवार के सदस्यों के साथ पूछताछ की, भवानी शंकर के परिवार से भी और निधि शर्मा के मायके से भी। सभी एक दूसरे को कोस रहे थे, सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। लेकिन एक बात जो सब कह रहे थे, निधि और भवानी शंकर में हमेशा अनबन रहती थी और इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। और ये भी पता चला कि अक्सर निधि शर्मा का भाई यानी कि भवानी का साला उसे हमेशा कॉल करता था, यानी कि भवानी को ये बोलता था कि तुम मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। जिसके बाद पुलिस सबसे पहले निधि के भाई को निधि के मायके से उठा लेती है। पहले तो पुलिस निधि के भाई से साइकोलॉजिकल तरीके से पूछताछ करने की कोशिश करती रही, ये बताओ कि तुम्हें क्या पता है, लेकिन वो बार बार यही कहता कि मुझे कुछ नहीं पता है। जिसके बाद पुलिस निधि के सामने ही उसके भाई को बिठाती है और अच्छे से खातिरदारी करती है और उससे फिर से पूछा जाता है कि भाई साहब, आपके अंदर जो कुछ भी है जल्दी से उगल दो, नहीं तो हम उल्टी करवा कर बाहर भी निकलवा सकते हैं और शायद तुम्हें पता नहीं है, इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद शुरू हुई उसकी खातिरदारी और ये खातिरदारी देखकर सामने बैठी निधि शर्मा अपने भाई की ऐसी हालत देखकर टूट जाती है। और फिर जो निधि शर्मा ने एसएचओ सुरेंद्र सिंह को बताया तो सुरेंद्र सिंह भी एकदम शॉक्ड में आ चुके थे। निधि ने एसएचओ से कहा कि सबसे पहले तो आप पानी पी लीजिए और मुझे भी एक गिलास पानी ला कर दीजिए, और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक एक बात सच है। हाँ, मैंने ही अपने पति भवानी शंकर का खून किया है। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों और कैसे किया, तो निधि शर्मा अपने वो राज पुलिस के सामने उगलना स्टार्ट करती है, जिसका एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। उसने बताया कि उसे शक था कि उसका पति अय्याशी करता है और वो अक्सर फ्लाइट पकड़कर दिल्ली और मुंबई के नाइट क्लब में जाया करता है और उसके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। ये सब शक था, उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसके पास और कोई दूसरा शक ये था कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार किया करता था और वो सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस कहीं अपने परिवार वालों को ना सौंप दे, और इसी के चलते उसके दिमाग में भवानी शंकर को मारने का प्लान आ चुका था। और फिर वो बताती है कि कैसे उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, और उसने बताया कि भवानी का ड्राइवर जो उसका दोस्त था जिसका नाम है अशोक वैष्णव, निधि ने उसके साथ मिलकर घर में ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। निधि ने अशोक को इस लालच में रखा कि जो गाड़ी मेरे पति ने तुम्हें फाइनेंस पर दी है वो उसकी सारी किस्तें माफ कर देगी और अलग से पैसे भी देगी। 26 अप्रैल 2003 शाम के 7-7:30 बजे के आसपास निधि ने भवानी शंकर के जूस में नींद की गोलियां मिला दी, जिससे वो बेहोश हो चुका था। जिसके बाद अशोक को घर बुलाया गया जो अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया था, और फिर उसके बेहोश पति यानी कि अपने दोस्त को टेबल पर लेटा दिया और एक के बाद एक कुल्हाड़ी के जरिए 10 से 15 बार वार किए गए, लेकिन अभी भी भवानी मरा नहीं था। भवानी को धीरे धीरे होश आने लगा, लेकिन अभी भी वो अधमरी हालत में था, जिसे देखकर अशोक ने भवानी के गर्दन पर 5 से 6 बार और वार किया, जिससे भवानी की गर्दन की हड्डी टूट गई, लेकिन वो अभी भी उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हुई थी, वो उसी के साथ लगी हुई थी। फिर भवानी की बीवी चाकू से धीरे धीरे सब्जी की तरह उसकी गर्दन को काटना शुरू कर देती है और उस गर्दन को काट कर धड़ से अलग कर दिया जाता है। सोचिए, ये सब कुछ एक पत्नी कर रही है, वो भी अपने पति के साथ, लेकिन ऐसा करते ही भवानी के धड़ से मानो जैसे फव्वारा सा फूट पड़ा था, रक्त की पिचकारियां निकलने लगी। ये देखकर निधि एक बड़ा सारा कैन लेकर आती है, कुछ उसी तरह का कैन जैसे पानी का कैंपर टाइप होता है। निधि भवानी के एक एक रक्त की बूंद को निचोड़कर उसमें भरने लगी और कैन अब धीरे धीरे भर रहा था। करीब 3 से 4 लीटर खून निकालने के बाद अभी भी इन्हें चैन नहीं आया था। वो भवानी की बॉडी को बेसमेंट में लेकर गए और वहां उन्होंने भवानी के शव को जलाने तक की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जल पाया। लेकिन उसके बाद भवानी के सर को उठाकर छत पर ये चले गए, जहां पर निधि ने गैस को चालू किया और अपने पति का सर उठाकर गैस के चूल्हे पर रख दिया और उसे पूरी तरह से जलाने लगी, ऐसे जैसे बैंगन को भरता बनाने के लिए भूना जाता है। सबसे पहले सर के ऊपर वाले बाल आग पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे उस सर को बेरहमी से जलाने के बाद अब इन्हें पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि अब उस सर को कोई पहचान नहीं पाएगा। जिसके बाद उन्होंने भवानी के कपड़ों को अलग बैग में रख दिया, फिर उन्होंने बॉडी को रखा, फिर सर और कपड़े अपनी गाड़ी में डाले और जंगल की ओर ये रवाना हो चुके थे। इन्होंने वो मर्डर वेपन यानी कि उस कुल्हाड़ी को एक बबूल के पेड़ के नीचे फेंक दिया। काफी वक्त हो चुका था
रात के करीब 2 बज चुके थे। निधि और अशोक भवानी की लाश को लेकर इधर उधर भाग रहे थे। उनका प्लान तो ये था कि वो सर धड़ और बाकी चीजों को बनास नदी में फेंक देंगे, लेकिन तभी अशोक ने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी उन्हीं की तरफ आ रही है, जिसे देखकर वो घबरा चुका था और उसने निधि को बताया कि जिससे अब दोनों में अफरा तफड़ी मच चुकी थी। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी तो वो भवानी की लाश को वहीं छोड़कर भागने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक कुआं नजर आया, जिसके बाद उन्होंने धड़ को उस कुएं में फेंक दिया और उसके सर और कपड़ों को वहां से रास्ते में फेंकते गए और खून से भरे जेरी कैन को तो उन्होंने हटुंडी नाम की जगह पर जमीन में गाड़ दिया था, जिसके बाद वो दोनों घबराए हुए वापिस किशनगढ़ आ चुके थे। ये सब कुछ निधि पुलिस वालों को बता रही थी और उधर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे और भवानी के पिता और मां का तो बुरा हाल हो ही चुका था। इसके बाद पुलिस ने निधि से उस मर्डर वेपन के बारे में पूछा तो उसने उसे ढूंढने में पुलिस की मदद की। वहीं दूसरी ओर कुछ और सबूत ढूंढने के लिए एक पुलिस की यूनिट भवानी के घर पर पहुंची। वहां उन्हें एक डायरी मिली जो कि भवानी शंकर शर्मा की ही थी। भवानी को अपने दिनचर्या लिखने की आदत थी। अब ध्यान से सुने कि जो उस डायरी में लिखा हुआ था उसे सुनकर आपकी आंखें नम होने वाली हैं, मानो जैसे खुद भवानी पुलिस की मदद कर रहा है। जब पुलिस ने उस डायरी को चेक किया तो पुलिस को पता चला कि भवानी की बीवी उसे एक बार नहीं बल्कि बार बार मार रही थी, मेंटली टॉर्चर कर रही थी, मेंटली टॉर्चर। भवानी शंकर की डायरी में निधि को लेकर कई खुलासे किए। डायरी के पेज नंबर 135 पर यह लिखा हुआ था 15 मई सन 2002 को भवानी ने लिखा, सुबह से ही निधि तलाक के लिए जोर दे रही है। मैंने मना किया लेकिन वो घर से जाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मुझ पर पलटवार भी किया। मैंने उसे दिखाने के लिए अदालत के नंबर लिए, उसके सामने फोन भी लगाया। मुझे पता था कोर्ट में दोपहर के 1 बजे तक ही काम होता है, तो मैंने जानबूझकर टाइम जाया किया। दोपहर के 1 बजे हम कोर्ट पहुंचे, तब तक कोर्ट बंद हो चुका था। निधि ने वकील के पास जाने की जिद की। हम वकील के पास भी गए और वकील को तलाक के पेपर्स रेडी करने के लिए कहा। उस वकील ने हम दोनों को बहुत समझाया। इसके बाद निधि पीछे मुड़ी और एक मोटरसाइकिल पर जयपुर की ओर रवाना हो गई। मैंने उसे खूब ढूंढा लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। जब घर पहुंचा तो पता चला कि निधि ने चाय बनाने वाली महिला को कहा था कि मेरे दोनों बच्चों को घर में अंदर बंद करके गेट लगा देना, जिसके बाद वो रात के 11 बजे घर लौटी। पेज नंबर 139 पर 20 मई 2002 को लिखते हैं कि निधि ने मुझसे पूछा कि मैंने उसके व्यवहार और स्वभाव को लेकर उसके मायके वालों को क्यों बताया। निधि ने मुझसे कहा कि तुम मेरी इमेज खराब कर रही हो। उसी दिन के पेज में ये भी लाइन लिखी हुई थी कि उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं या फिर अपने सभी स्टाफ को बाहर निकाल दूं, नहीं तो वो मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाएगी। पेज नंबर 154 पर 4 जून 2002 को भवानी शंकर ने यह लिखा कि मुझे डर है कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। पता नहीं वो मेरे खाने में ऐसा क्या मिला रही है, आजकल मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी है। मतलब भवानी को ये पता था कि उसकी बीवी उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो रिश्ता निभाता गया और सहता गया। शायद उन 2 मासूम बच्चों के लिए एक बाप ही ऐसा कर सकता है। जब पुलिस वाले उस डायरी के आखिरी पन्ने तक पहुंचे तब उन्हें पानी के सूखे हुए दाग धब्बे मिले। शायद वो भवानी के आंसू थे जिन्हें वो रोक नहीं पाया होगा। अब डायरी के पन्ने भी निधि के खिलाफ सबूत बन चुके थे, जो कि अब पुलिस वालों को चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि आप जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ है। अब ये डायरी कोर्ट में एक एविडेंस का काम करने वाली थी। निधि और उसके क्राइम पार्टनर अशोक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। निधि ने सबूतों को मिटाने की बेहद कोशिश की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक स्टील का तार उसे शिकंजे की तरह जकड़ लेगा। बच्चों की कस्टडी उसके दादा दादी को सौंप दी गई और बिजनेस बढ़िया फलता फूलता गया। लेकिन अब 21 सालों बाद निधि शर्मा अपनी सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ चुकी है, यानी कि 2024 इसी साल, क्योंकि अब उसने अपनी सजा काट ली है तो वो इस देश की एक आजाद नागरिक है। अब निधि का अपने खुद के बच्चों के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है जो उसके पति की थी, जिसका उसने कत्ल किया था, और फिर उसी पति की प्रॉपर्टी के लिए अपने बच्चों के साथ केस लड़ रही है। बस आज की स्टोरी यहीं पर ही समाप्त होती है। आप भी अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
तो बस ये थी पूरी स्टोरी, कैसे एक वाइफ ने अपने पति को कितनी बेरहमी से मार डाला और उसके बाद 21 सालों की सजा काट के इसी साल 2024 में वो आजाद हो चुकी है और अब प्रॉपर्टी के लिए अपने ही बच्चों से केस लड़ रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है और साथ में उसके बच्चे भी चक्कर काट रहे हैं। तो यही थी पूरी कहानी और मुझे पता है आप लोगों की विशेष मेरे साथ है, तो कमेंट तो आप लोगों का आज आएगा ही। वैसे आपका वीडियो पर कमेंट आए ना आए, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। आप लोग कितना साथ देते हैं वो तो यार अब पता चल ही रहा है। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। तो बस मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आप अपनी राय इस स्टोरी के बारे में जरूर बताइएगा यार। मुझे राय से मतलब है, विशेष तो किसी ने देनी है किसी ने नहीं देनी वो तो उनकी मर्जी, लेकिन मैं आप लोगों से अपनी मर्जी से राय मांग रहा हूं। आप स्टोरी के बारे में जरूर बताइए करिए। तो चलिए बस यही थी पूरी स्टोरी। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर कर लीजिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट @सिमरन सिंह को कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।